हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर 1 फार्मेसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मेसी एग्जाम्स, जिसमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे। एमसीक्यू कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 टू 130 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन इनसोल्यूबल नॉन एब्जॉर्बेबल पॉलीमर दैट बाइंड बाइल एसिड इन द गट टू प्रिवेंट एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल एसिड। सो इसमें से आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सी ऐसी एक ड्रग है जो कि एक इनसोल्यूबल नॉन एब्जॉर्बेबल पॉलीमर है जो कि गट में प्रेजेंट बाइल सॉल्ट से बाइंड होती है और प्रिवेंट करती है एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल एसिड। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, देखिए कॉलेस्टिपॉल, देन एसिपिमॉक्स दिया है, एजिटेमिब एंड बेंजाफिब्रेट। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। कोलेस्टिपॉल एक ऐसी ड्रग है जो कि एक तरह का जो कि बाइंड होती है बाइल सॉल्ट से गट में और प्रिवेंट करती है एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। क्या होता है, देखिए कोलेस्टिपॉल एंड देन देखिए ये कोलेसिवेलम एंड कोलेस्टाइरामिन, ये तीनों ही ऐसी ड्रग होती हैं जो कि बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स होते हैं। तो देखिए इन तीनों के ही नाम आपको याद होने चाहिए। कोई भी आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है। क्यों यूज़ किया जाता है, देखिए इसको किस लिए यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दिस इज अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, इज ऑल्सो समटाइम गिवन टू ट्रीट क्रॉनिक डायरिया आफ्टर सर्टन इंटेस्टाइनल सर्जरीज। तो कुछ इंटेस्टाइनल सर्जरीज के बाद जो क्रॉनिक डायरिया फेस करते हैं पेशेंट्स, उनको ट्रीट करने के लिए भी इसको दिया जाता है। एंड टू रिलीव ईचिंग एसोसिएटेड विथ लिवर डिसीज, और लिवर डिसीज के वजह से जो ईचिंग होती है उसको ट्रीट करने के लिए भी इसको दिया जाता है। सो नेक्स्ट ना देखिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो इसमें से आपसे पूछा है कौन सी ड्रग है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की कैटेगरी में आती है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, लेटेनोप्रोस्ट, पिलोकार्पिन, ब्रिमोनिडिन एंड डोराजोलेमाइड। सो आंसर है इसका ऑप्शन डी। डोराजोलेमाइड जो है ये आती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की कैटेगरी में। तो देखिए, देखने वाली बात यह है इस क्वेश्चन में कि सारे ही जो ऑप्शंस आपको दिए हैं वो एंटी ग्लूकोमा ड्रग हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा यूज़ किए जाते हैं सभी। बट क्योंकि आपसे स्पेसिफिकली पूछा है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कैटेगरी में कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, तो डोराजोलेमाइड है। देखिए ये सारे ही ड्रग आपको याद होनी चाहिए। ये सारी ही ऐसी ड्रग हैं जो कि ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपको डोराजोलेमाइड, और इसमें से कोई भी ड्रग जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। फिर देखिए और पिलोकार्पिन है, पिलोकार्पिन भी ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है एज अ ग्लूकोमा मेडिकेशन। बट देखिए इसका क्या मैकेनिज्म है, ये नॉन सिलेक्टिव मस्करेनिक एगोनिस्ट है। अगर हम बात करें लेटेनोप्रोस्ट की बात करें तो ये क्या है, देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है और इसको भी यूज़ किया जाता है ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में। अगर हम ब्रिमोनिडिन की बात करें तो वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ऑप्थेल्मिक अल्फा 2 एगोनिस्ट है एंड उसको यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। सो देखिए सारी ही ड्रग ग्लूकोमा के लिए यूज़ की जाती हैं इसमें। सो देखिए क्वेश्चन है, बोसिनटैन इज एन एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंडोथिलिन रिसेप्टर क्या होता है, देखिए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं आप उसको। सो पूछा है आपसे कि बोसिनटैन जो है ये एक तरह का एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है क्या, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। और एंडोथिलिन 1 बीइंग अ पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर एंड स्मूथ मसल माइटोजन। तो एंडोथिलिन 1 रिसेप्टर क्या होते हैं, पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर होते हैं और स्मूथ मसल माइटोजन मीन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। सो देखिए आंसर है इसका ऑप्शन बी, ट्रू है ये स्टेटमेंट। बोसिनटन जो है ये एक तरह का एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जिसको यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सो देखिए अगर हम ओवरऑल समझे तो देखिए एंडोथिलिन रिसेप्टर जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, ETA, ETB1, ETB2 एंड ETC होते हैं। जो ETA एंड ETB2 होते हैं उनका काम होता है वासो कंस्ट्रिक्शन बाय कैल्शियम इन्फ्लक्स। सो देखिए जब भी कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है किसी मसल में, कैल्शियम जो है उसका इंटेक होता है तो वो मसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट होने का काम करती है, वो मसल वासो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है उसमें। एंड दैट इज़ वाई देखिए बीपी बढ़ जाता है पेशेंट्स का, ब्लड वेसल में हाइपर बीपी ज़्यादा हो जाता है पेशेंट का। तो इसी को ट्रीट करने के लिए, बिकॉज इसी को देखिए ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, दैट इज़ वाई इसको यूज़ किया जाता है बिकॉज ये एंडोथिलिन रिसेप्टर्स की वजह से वासो कंस्ट्रिक्शन कॉज हुआ है कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से। तो बोसिनटन जो है
एगोनिस्ट कैल्शियम इनफ्लक्स को इनहिबिट कर देता है। फिर देखिए बोसिनटन हैज़ एन हायर एफिनिटी फॉर ETA रिसेप्टर देन ETB रिसेप्टर बट इट एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ बोथ। सो इसकी हायर एफिनिटी होती है ETA रिसेप्टर्स के लिए, बट ये ETA और ETB दोनों ही रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करता है। सो नेक्स्ट देखिए पूछा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर, कौन सी इसमें से ऐसी ड्रग है जो कि डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर होती है। एलिस्किरैन है, क्लोनिडिन है, मिथाइल डोपा या मिनॉक्सिडिल। आंसर है इसका ऑप्शन ए। एलिस्किरैन जो है ये एक तरह की ड्रग है जो कि रेनिन इनिबिटर होती है। देखिए बहुत सारी वीडियोज़ में हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट ब्रीफली आपको बता देते हैं। देखिए रेनिन एक तरह का एंजाइम होता है जो कि किडनी के थ्रू रिलीज होता है। फिर देखिए लिवर से रिलीज होता है एंजियोटेंसिनोजेन जो कि इस रेनिन के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। फिर एस इनिबिटर आपने सुने होंगे जो कि बीपी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाते हैं। ये क्या होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनिबिट करते हैं, बट ये एंजाइम जो देखिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लिवर के थ्रू रिलीज होता है और जो कि कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। फिर ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है वासोकंस्ट्रिक्शन के लिए जो कि इंक्रीज करती है ब्लड प्रेशर। और फिर एंजियोटेंसिन 2 जो है जब ये एड्रिनल ग्लैंड्स में जाती है तो वहाँ से एल्डोस्टेरोन रिलीज करती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए, जो कि अगेन इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर। सो देखिए इस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। एलिस्किरैन बिकॉज ये एक तरह का डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर है तो इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन। ये जो है देखिए इसकी ये पुअरली एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द गट, सो दैट इज वाई इसकी हाफ लाइफ जो है वो 24 आवर्स तक होती है। क्लोनिडिन एंड मिथाइल डोपा ये क्या होते हैं, देखिए ये एगोनिस्ट होते हैं अल्फा 2 एड्रेनो रिसेप्टर के। ये दोनों ही क्लोनिडिन एंड मिथाइल डोपा इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। विरस मिनॉक्सिडिल इज अ पोटेशियम चैनल ओपनर, और मिनॉक्सिडिल क्या है, पोटेशियम चैनल ओपनर है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज लीस्ट प्रेफर्ड इन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, कौन सी ऐसी ड्रग है जिसको लीस्ट प्रेफर किया जाता है, सबसे कम प्रेफर किया जाता है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के लिए। ऑप्शन में दिया गया है आपको सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, क्लोनिडिन, प्रोप्रेनोलॉल या नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन ए। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो है वो लीस्ट प्रेफर की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए। देखिए कहाँ कब इसका यूज़ कब किया जाता है, इफ़ द ब्लड प्रेशर रिमेन एलिवेटेड आफ्टर द बीटा ब्लॉकेट, तो अगर ब्लड प्रेशर जो है वो बीटा ब्लॉकर्स देने के बाद भी एलिवेट रहता है तो वासोकंस्ट्रिक्टर जैसे ये इंट्रावेनस नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रोक्लोराइड जो है उसको एडमिनिस्टर कर दिया जाता है पेशेंट को। बट देखिए ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, बिकॉज नाइट्रोक्लोराइड का यूज़ करने से एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स के चांस होते हैं पेशेंट में, जैसे साइनाइड एंड थायोसाइनेट। दैट इज वाई सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज टिपिकली ओनली यूज इन इमरजेंसी हाइपरटेंसिव स्टेट एंड अप टू 3 days यूज ओनली। सो कब इसको जब इमरजेंसी स्टेट होती है तभी इसको पेशेंट को दिया जाता है, अदरवाइज इसको पेशेंट को लीस्ट प्रेफर किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। देखिए टैकीकार्डिया इज डिफाइंड एज मोर देन हाउ मेनी बीट्स पर मिनट। सो कितनी बीट्स पर मिनट के ऊपर अगर होती है तो उस कंडीशन को टैकीकार्डिया रेफर किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसमें। देखिए 90, 100, 120, 140 आंसर है इसका ऑप्शन बी। 100 बीट्स पर मिनट से अगर ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन को टैकीकार्डिया रेफर किया जाता है। देखिए नॉर्मल हार्ट होता है, अगर नॉर्मल हार्ट बीट हम देखें तो इस तरह की हार्ट बीट होती है, बट टैकीकार्डिया जो होती है उसमें हार्ट बीट का पैटर्न देखिए इस तरह का होता है। ये पैटर्न जो है देखिए आपको बताया गया ये रेगुलर भी हो सकता है या इरेगुलर पैटर्न भी हो सकता है, बट इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ एज एंड लेवल ऑफ एक्सर्शन और एक्टिविटी। सो इस तरह की हार्ट बीट जो होती है उसको, इस तरह की कंडीशन जो होती है उसको कहा जाता है टैकीकार्डिया, जहां 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होती है पेशेंट की हार्ट बीट। Now, which of the following SSRI means selective serotonin reuptake inhibitor is a potent inhibitor of both CYP2D6 and CYP2B6 receptor? So देखिए ये दोनों ही क्या है, ये रिसेप्टर टाइप्स हैं। इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा इसमें से ऐसा सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है जो कि इनहिबिट करता है बोथ इन दोनों ही रिसेप्टर्स को। ऑप्शन में देखिए दिया गया है आपका सिटालोप्रैम, सर्ट्रालिन, देन फ्लूवोक्सेमाइन एंड पेरोक्सिटिन। तो आंसर है इसका देखिए ऑप्शन
ऑप्शन डी पैरोक्सिटिन ऐसा सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है जो कि दोनों ही रिसेप्टर्स को इनहिबिट करता है। देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस तरह से काम करते हैं इस तरह के एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी। सबसे पहले क्या होता है, देखिए सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एक क्लास ऑफ टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की क्लास है जिसको यूज़ किया जाता है मेजरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर एंड रिलेटेड इलनेस टू सेरोटोनिन डेफिशिएंसीज। तो देखिए सबसे पहले क्यों इस तरह के डिप्रेशंस होते हैं, देखिए सेरोटोनिन जो है एक तरह का, हम कह सकते हैं एक तरह का हार्मोन होता है जो एक तरह का हैप्पी हार्मोन होता है, जो कि एक तरह की हैप्पी फीलिंग्स देता है जो पर्सन्स होते हैं उनको। प्री साइनेप्टिक नर्व से देखिए सेरोटोनिन रिलीज होता है एंड देन ये पोस्ट साइनेप्टिक नर्व्स पे ये देखिए रिसेप्टर साइट इसकी प्रेजेंट होती है, इस पे बाइंड होके ये एक तरह की हैप्पी फीलिंग देता है पर्सन्स को। बट देखिए क्या होता है कि इसका अगर ये इन रिसेप्टर्स पे अवेलेबल है तो हैप्पी फीलिंग्स मिलती रहती है पर्सन को, बट ये अगर इनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, देखिए यहाँ पर ये दोनों ही रिसेप्टर जो हम कह सकते हैं ये इनके रीअब्जॉर्प्शन वाले रिसेप्टर होते हैं CYP2D6 एंड CYP2B6। जब ये इन पे उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है तो ये क्या होता है, ये रिसेप्टर साइट के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, और दैट इज़ वाई पर्सन जो है उनको हैप्पी फीलिंग नहीं होती है ज़्यादा टाइम के लिए, जो डिप्रेसिव स्टेट में हम कह सकते हैं पर्सन हो जाते हैं। तो इस तरह के जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, देखिए SSRI ब्लॉक रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सेरोटोनिन, तो वो जो है वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देते हैं सेरोटोनिन का। देखिए यहाँ पर ये सारे ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर दिखाए गए हैं आपको ब्लू कलर से, ये यहाँ पर बाइंड हो गए हैं इन रिसेप्टर्स पे जो हमने अभी देखे CYP2D6 एंड CYP2B6, इस पे बाइंड हो जाते हैं और रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देते हैं सेरोटोनिन का, ताकि सेरोटोनिन जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपोज रहे इन रिसेप्टर साइड से एंड पर्सन जो है उसको डिप्रेसिव स्टेट से बाहर लाने के लिए इस तरह की कंडीशंस बनाई जाती हैं, इस तरह की ड्रग्स दी जाती हैं। सो पैरोक्सिटिन जो है ये ओनली सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है ऐसा जो कि पोटेंट इनहिबिट करता है बोथ ऑफ दिस रिसेप्टर, दोनों ही रिसेप्टर्स को ये इनहिबिट करता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा ये भी। ना देखिए पूछा है आपसे साइटोसिन डीअमीनेज। साइटोसिन डीअमीनेज देखिए एक तरह का एंजाइम है, तो इसमें आपसे पूछा है कि साइटोसिन डीअमीनेज कन्वर्ट करता है इसमें से कौन सी ड्रग को, विच ड्रग इनटू 5-फ्लोरोयूरेसिल में कन्वर्ट करता है। 5-फ्लोरोयूरेसिल के बारे में बताया गया है, एक तरह का मेटाबोलाइट है जो कि कंपीट करता है विद द यूरेसिल फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू फंगल आरएनए। 5-फ्लोरोयूरेसिल क्या होता है, एक तरह का मेटाबोलाइट होता है जो कि फंगल आरएनए के यूरेसिल से कंपीट करके फंगल आरएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, दैट इज वाई फंगल इन्फेक्शन जो है उसको इनहिबिट करता है। एंटी फंगल एजेंट हम कह सकते हैं, उसकी तरह यूज किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, देखिए सारे आंसर है इसका ऑप्शन डी। फ्लूसाइटोसिन जो है फ्लूसाइटोसिन को कन्वर्ट करता है साइटोसिन डीअमीनेज 5-फ्लोरोयूरेसिल में। देखिए अगर पाथवे देखें तो देखिए फ्लूसाइटोसिन ड्रग है, साइटोसिन परमीज की वजह से ये जो है ये सेल में एंटर किया, फ्लूसाइटोसिन ने साइटोसिन डीअमीनेज की प्रेजेंस में 5-फ्लोरोयूरेसिल में कन्वर्ट हुआ। ये 5-फ्लोरोयूरेसिल जो है देखिए फंगल आरएनए के यूरेसिल से compete करता है ताकि वो फंगल आरएनए में एंटर कर पाए और फंगल आरएनए का फंगस का प्रोटीन सिंथेसिस जो है इनहिबिट कर पाए। दैट इज वाई इसको एज अ एंटी फंगल एजेंट की तरह यूज किया जाता है। तो देखिए वही आपको बताएगा कन्वर्ट करता है 5-फ्लोरोयूरेसिल को, जो कि एक मेटाबोलाइट है जो कि compete करता है यूरेसिल फंगल यूरेसिल से उसमें इनकॉर्पोरेट करने के लिए। अब देखिए ये फ्लूसाइटोसिन जो है ये एक्टिव होता है अगेंस्ट यीस्ट सच एज कैंडिडा, एस्परजिलस एंड क्रिप्टोकोकस स्पीशीज, ये सारे स्पीशीज के लिए एक्टिव होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शंस, इसको सिस्टमिक इन्फेक्शंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। Now देखिए renal damage is a potential adverse effect of aminoglycoside. In what part of the kidney are aminoglycoside retained which cause this effect? So इसमें आपसे पूछा है कि aminoglycoside के रेगुलर यूज से renal damage का खतरा होता है, डेंजर होता है, तो किस पार्ट ऑफ द किडनी जो है उसमें इस तरह के aminoglycoside जो वो एक्यूमुलेट होते हैं और renal damage के चांसेस होते हैं। तो देखिए डिस्टल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली या ग्लोमेरुलस, आंसर है इसका ऑप्शन बी। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में एक्यूमुलेट होने के चांस होते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड के अगर लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाता है, और इससे क्या होता है रीनल डैमेज के चांसेस होते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड क्या होती है, देखिए क्लास ऑफ एंटीबायोटिक होती है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिला इन्फेक्शन, और इसको स्टेफाइलोकोकस एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के को ट्रीट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में देखिए कलेक्ट होते हैं। अगर हम देखिए ये पूरे ही स्ट्रक्चर देखें किस तरह से ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो
देखिए यहाँ पर ग्लोमेरुलस होता है, देन उसके बाद आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जहाँ पर अमीनोग्लाइकोसाइड एक्यूमुलेट होते हैं लॉन्ग टर्म अगर यूज़ किए जाएँ। देन उसके बाद आता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन उसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इन सभी के अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सभी के फंक्शंस पढ़ सकते हैं, तो आपको इससे भी बेनिफिट होगा अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। तो थ्योरी एग्जाम्स में भी आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो। देन उसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद डिस्टल ट्यूब्यूल होती है एंड देन फाइनली होती है कलेक्टिंग डक्ट। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट एन अमीनोग्लाइकोसाइड, इसमें आपसे पूछा है कि कौन सी ड्रग अमीनोग्लाइकोसाइड नहीं है। एजिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमीकासिन एंड नियोमाइसिन। आंसर है इसका ऑप्शन ए एजिथ्रोमाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास में नहीं आती है। तो देखिए क्लासिफिकेशन दी गई है आपको सिस्टमिक एंड टॉपिकल, 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है अमीनोग्लाइकोसाइड को। सिस्टमिक में देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, अमीकासिन, देन सीसोमाइसिन, देन टोब्रामाइसिन एंड नेटलीमिसिन। ये सारी ही ड्रग जो है ये सिस्टमिक यूज़ होती है एंड टॉपिकल यूज़ में नियोमाइसिन एंड फेरामाइसिन होती हैं। बट एजिथ्रोमाइसिन जो है ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक की क्लास में आता है और बाकी सारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मेसी एग्जाम, जिसमें एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 131 टू 140। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।